जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे क्लास 11th क्लास 12th के फिजिक्स व केमिस्ट्री के वीडियोस अवेलेबल है। आज क्लास 12th के लिए हम फिजिक्स में जो फर्स्ट यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी वो पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने पढ़ लिया था स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है और कोई भी वस्तु को हम विद्युत आवेशित कैसे कर सकते हैं। तीनों विधियां हमने पढ़ ली थी, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। आज हमारा टॉपिक है विद्युत आवेशों के गुणधर्म। तो इसमें जो सबसे पहला गुणधर्म है वो है विद्युत आवेशों की योज्यता। विद्युत आवेशों की योज्यता का नियम। योज्यता का नियम, विद्युत आवेशों की योज्यता का नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा था कि जो विद्युत आवेश होते हैं वो क्या होती है, अदिश राशि होती है। भौतिक राशि की अगर हम बात करें तो विद्युत आवेश अदिश राशि होते हैं। अदिश राशि होते हैं। अदिश का मतलब इसमें हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता हमें नहीं होती है। तो विद्युत आवेश अदिश राशि होते हैं। तो अदिश राशि का मतलब यहाँ पर ये है कि हम अगर कोई सिस्टम है, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है, इसके ऊपर कहीं पर +5Q है, कहीं पर -5Q है, कहीं पर +7Q है, कहीं पर -8Q आवेश है। तो अगर और हमसे पूछ ले कि इस पूरे निकाय का आवेश कितना हुआ, तो हम उनका क्या करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे। बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश बराबर हो जाएगा। तो +5Q -5Q +7Q और -8Q। तो +5 से -5 कट गया और 7Q से -8Q माइनस करेंगे तो माइनस का Q आवेश आ जाएगा। यानी इस पूरे निकाय पर कितना आवेश हुआ, -Q। तो अगर कोई निकाय है, उस निकाय का हमें आवेश निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसका बीजगणितीय योग करेंगे। तो ये पहला नियम हो जाएगा। तो किस तरीके से लिख सकते हैं, किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश, कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, उस पर उपस्थित कुल आवेश का मान सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। किसी भी निकाय पर कितना आवेश है तो वो कुल आवेश का बीजगणितीय योग करेंगे, तो उस पर बीजगणितीय योग के बाद में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कुल आवेश। जैसे कोई निकाय है, कोई निकाय पर +Q और -Q आवेश है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, +Q -Q बराबर 0। तो वो निकाय कैसा हो गया, उदासीन निकाय हो गया। ये हो जाता है पहला नियम विद्युत आवेशों की योज्यता। वीडियो को छोटा रखने के लिए परिभाषा मैंने पहले लिख दी है, ताकि क्या हो, YouTube के अंदर क्या होता है, अगर वीडियो लेंदी रहेगा, एवरेज टाइम कम आता है, तो YouTube जो है वो सर्च में आगे भेजता नहीं है। तो थोड़ा हमारा भी फायदा हो जाए, थोड़ा अपना भी फायदा हो जाए। दूसरा नियम, दूसरा क्या है, विद्युत आवेशों की निश्चलता। विद्युत आवेशों की निश्चलता। विद्युत आवेशों की निश्चलता क्या तात्पर्य, इससे तात्पर्य कि जो विद्युत आवेश जो होते हैं, विद्युत आवेश वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करते हैं। निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करते हैं, निर्भर नहीं करते हैं। निर्देश तंत्र का क्या तात्पर्य हुआ, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम बात करें या गुरुत्वीय त्वरण, आप लोगों ने पढ़ा है, गुरुत्वीय त्वरण का जो सूत्र होता है वो होता है G बराबर कैपिटल G m/r
कैपिटल M हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान, R हो गया पृथ्वी की त्रिज्या, G हो गया गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक। ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण ये क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, और ये क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। यानी जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो G जो हो गया वो व्युत्क्रमानुपाती किसके हो गया? 1/r² के पृथ्वी की त्रिज्या के वो व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब अगर हम देखें तो पृथ्वी कैसी होती है? ऐसे चपटी होती है। ये त्रिज्या और ये त्रिज्या में अगर हम देखें इसका मान कम है और इसका मान क्या है? ज्यादा है। जहां त्रिज्या ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया पूर्व दिशा और ये हो गई पश्चिम दिशा। तो इसका मतलब क्या हो गया? जहां पर r कम होगा वहां पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? ज्यादा होगा। जहां r ज्यादा होगा वहां पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? कम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां त्रिज्या कम है, मतलब उत्तरी ध्रुव पर त्रिज्या कम है, तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो गया? ज्यादा हो गया। यहाँ पर पूर्व दिशा में त्रिज्या ज्यादा है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो गया? कम हो गया। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो जगह के अनुसार बदल रहा है। एक जगह कुछ और मान है और एक जगह कुछ और मान है। और विद्युत आवेश जो है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर ही नहीं करता है। विद्युत आवेश को चाहे तो हम कहां पर जाके नापे? उत्तरी ध्रुव पर नापे, चाहे हम पश्चिमी ध्रुव पर नापे, कहीं पर ही नापे, उसका मान, विद्युत आवेश का मान जो है वो जगह के अनुसार बदलता नहीं है। तो इसका तात्पर्य यही है कि हर जगह विद्युत आवेश का मान जो रहता है वो समान। और फिर आवेश का मान है वो गति पर भी निर्भर नहीं करता है। यानी विराम अवस्था में आवेश का मान, विराम अवस्था में आवेश का मान बराबर गति की अवस्था में, गति की अवस्था में आवेश का मान, दोनों अवस्थाओं में आवेश का मान क्या रहता है? बराबर रहता है। जैसे q रेस्ट, इसको तो बोल देंगे q रेस्ट, गति की अवस्था है तो q मोशन। दोनों अवस्थाओं में जो आवेश का मान रहता है वो समान रहता है। एक सूत्र है m बराबर m0 बटा √1 माइनस v² बटा c²। m0 तो क्या है? जब वस्तु स्थिर अवस्था में है तब द्रव्यमान। m क्या है? जब वस्तु v वेग से गति कर रही है तब द्रव्यमान। तो जैसे जैसे वेग का मान बढ़ेगा इस सूत्र में, जैसे जैसे वेग का मान बढ़ेगा तो ये राशि क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये राशि बढ़ती जाएगी, ये राशि बढ़ती जाएगी तो इनका माइनस जो जाएगा वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। कम का मतलब क्या है? जैसे एक बार तो ये राशि मान ली हमने कितनी थी? आधी थी, तो ये मान कितना हो गया? 1 माइनस आधा। और एक बार ये राशि कितनी होगी? 3/4। 3/4 है तो 1 में से 3/4 घटाएंगे तो ये राशि कितनी होगी? 1/4। तो जैसे जैसे ये राशि बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। एक बार तो आधा था तो ये राशि कितनी है? ये राशि √ आधी। एक बार इस राशि का मान कितना है? 3/4, तो ये राशि कितनी हो जाएगी? √1/4। तो ये मान क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ये मान कम होता जा रहा है तो m का मान क्या होता जा रहा है? बढ़ेगा। यानी वेग बढ़ेगा तो वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो भी बढ़ेगा। तो वस्तु का जो द्रव्यमान है वो वेग पर क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है। लेकिन आवेश का जो द्रव्यमान है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। विराम अवस्था में जो द्रव्यमान है और गति की अवस्था में जो द्रव्यमान है दोनों बराबर रहेंगे। तो ये है विद्युत आवेशों की निश्चलता। ना तो विद्युत आवेश निर्देश तंत्र पर निर्भर करते हैं, ना ही वो गति पर निर्भर करते हैं। चाहे विराम अवस्थाओं में हो चाहे गति की अवस्थाओं में हो, वो क्या रहेंगे? एक समान रहेंगे। अब इसमें हमारी बुक में एक छोटी सी परिभाषा है, बाई चांस पूछ ली जाए, विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश, तो विशिष्ट आवेश क्या होता है? जो आवेश और
आवेश का जो द्रव्यमान है उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश कहते हैं। आवेश और आवेश का जो द्रव्यमान है उसको बोलते हैं तो Q/m को हम बोलते हैं विशिष्ट आवेश। जो आवेश और द्रव्यमान का अनुपात होता है उसको बोलते हैं विशिष्ट आवेश। तो नोट कर लेना, सूत्र से ही हम परिभाषा लिख सकते हैं। विशिष्ट आवेश क्या है, आवेश व द्रव्यमान का अनुपात जो होता है उसको बोलते हैं विशिष्ट आवेश। तो बाय चांस पूछ लिया है। अब तीसरा नियम, जो तीसरा है विद्युत आवेश का तीसरा गुणधर्म, पहला था योज्यता वाला, तीसरा था, दूसरा था विद्युत आवेश के लिए निश्चितता का नियम। अब तीसरा विद्युत आवेश, विद्युत आवेशों के संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम, विद्युत आवेशों के संरक्षण का नियम। तो ये संरक्षण क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो बिल्कुल सरल है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना नष्ट किया जा सकता है। आवेश जो है वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो सकते हैं। तो ये परिभाषा मैं लिख देता हूँ वीडियो पॉज करके, ताकि वीडियो की लेंथ क्या रहे, शॉर्ट रहे। तो ये परिभाषा हो जाएगी विद्युत आवेशों के संरक्षण के नियम की। इसके इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेशों को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है किसी विलगित निकाय का, किसी विलगित निकाय का आवेश सदा संरक्षित रहता है। किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। क्या तात्पर्य इस नियम का, इस लाइन का? जैसे कांच की छड़ को हमने पढ़ा था, कांच की छड़ को अगर हम रेशम के कपड़े से रगड़े, ये कांच की छड़ है और इसको रेशम के कपड़े से हमने रगड़ा, तो कांच की छड़ पर क्या आ जाता है, धनावेश। धनावेश क्यों आ जाता है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर चले गए। तो माना 1 2 3 4 5 5 धनावेश आ गए। तो रेशम के कपड़े के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कांच की छड़ से निकलकर किस पर आ गए, रेशम के कपड़े पर आ गए। अब इन दोनों की इस पूरे सिस्टम की अगर हम बात करें, इस पूरे निकाय की अगर हम बात करें, तो 5 प्लस आवेश यहाँ पर है, 5 माइनस आवेश यहाँ पर है। तो कुल आवेश योज्यता वाला नियम +5 -5 क्या हो जाएगा, उदासीन। तो कुल आवेश क्या रहेगा, सदैव संरक्षित रहेगा। 5 + 5 इलेक्ट्रॉन वो इधर से निकल के गए हैं, इसलिए इस पर 5 प्लस आ गया और इस पर 5 माइनस आ गया। कुल आवेश हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। ये नियम है विद्युत आवेशों के संरक्षण का नियम। इसमें 2-3 रिएक्शन है वो हम लिखते हैं। पहला नियम है शून्यीकरण। पहला है शून्यीकरण अभिक्रिया, इसी में है शून्यीकरण। शून्यीकरण क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है पॉजिट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, पॉजिट्रॉन है। जब ये अभिक्रिया करते हैं तो देखिए इधर माइनस है, इधर प्लस है, तो कुल आवेश क्या हो गया, 0। और इधर जो है यहाँ पर क्या मिलेगी, ऊर्जा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें ऊर्जा मिलेगी। तो इस तरफ कुल आवेश कितना हो गया, 0। और इस तरफ कुल आवेश कितना हो गया, 0। इधर तो आवेश है ही, ऊर्जा ही ऊर्जा है। तो इधर कुल आवेश 0, इधर कुल आवेश 0, तो आवेश क्या हो गए, संरक्षित हो गए। इसी की उल्टी अभिक्रिया को बोलते हैं युग्म उत्पादन। युग्म
उत्पादन। युग्म उत्पादन में क्या होता है, जब गामा किरणों को किसी धातु से हम टकराते हैं तब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक पॉजिट्रॉन निकलता। तो इधर कुल आवेश 0, इधर भी कुल आवेश, पूरे निकाय की अगर हम बात करें तो कुल आवेश क्या है 0। तो आवेश इधर भी नहीं है, आवेश इधर भी नहीं, तो आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। ऐसे अभिक्रिया रेडियो एक्टिव वाले जो चैप्टर है हमारे उसके अंदर में हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया तीसरा नियम। चौथा जो नियम है वो है, चौथा नियम इंपॉर्टेंट है, विद्युत आवेशों का क्वांटीकरण। विद्युत आवेशों का क्वांटीकरण। विद्युत आवेशों का क्वांटीकरण। तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग हमें समझना है, क्वांटीकरण क्या होता है। देखिए बोर्ड में जो होता है, बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आता है 1 नंबर के अंदर कि विद्युत आवेशों के किन्हीं 2 गुणधर्म को लिखिए। तो आपको याद रखने नाम और थोड़ा थोड़ा डिटेल हमें याद रखनी है। वैसे फिजिक्स को समझने के लिए तो चारों आपको हमेशा याद रहना चाहिए, लेकिन एग्जाम के नजरिए से भी देखें तो 2 गुणधर्म तो आपको याद होने ही होने चाहिए, जिसमें खासकर ये तो इम्पोर्टेंट है, विद्युत आवेशों का क्वांटीकरण। ये तो अलग से भी पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो समझते हैं कि क्वांटीकरण क्या होता है। तो जैसे एक तो होती है, जैसे मारवाड़ी में बोलते हैं तिसल पट्टी। तिसल पट्टी इतना स्लोप जो होता है, स्लोप, और एक होती है सीढ़ियां ऐसे, ये सीढ़ियां हैं, ऊपर से छोटी होती जा रही है। और क्लियर डायग्राम बना लेते हैं। ये सीढ़ियां हैं। ये स्लोप क्या है, ये है एक तरीके से कंटिन्यूअस। और इसकी अगर हम बात करें तो ये बीच में से क्या हो रहा है, टूट रहा है। ये सतत है, ये क्या है सतत, और ये क्या है असतत। सतत यानी कंटिन्यूअस, असतत यानी डिस्क्रीट। ये कंटिन्यूअस है, सतत है, लगातार है, और ये क्या है बीच में से टूटा हुआ है, या एक तरीके से हमें 1 2 3 से चलना पड़ेगा। एक और बात करते हैं, आजकल आईपीएल अभी खत्म ही हुए हैं, आईपीएल चल रहे होंगे। क्रिकेट मैच में 2 तरीके के ग्राफ दिखाते हैं। एक तो इस तरीके का ग्राफ दिखाता है कि भाई भारत की पूरे 0 से 50 ओवर तक ऐसी रन रेट रही, या 2020 की बात करें तो 0 से 2020 तक ये 10 की रन रेट रही। एक ग्राफ दिखाते हैं ऐसा कि 0 से 20, 0 ओवर के अंदर 5 रन ले लिए, फिर ये 10 रन ले लिए, फिर 30 रन ले लिए, फिर 40, ऐसे करते करते ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। लास्ट के ओवर में और ज्यादा रन ले लिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे करके ओवर। ये 2 तरीके के ग्राफ है। इसको सतत ग्राफ कहते हैं, इसको असतत ग्राफ कहते हैं। पहले ओवर में कितने रन आए वो ये ग्राफ बता सकता है। पहले ओवर में कितने रन आए, पहले ओवर में 15 रन आ गए, वो ये ग्राफ बता सकता है। लेकिन ये ग्राफ ये नहीं बता सकता कि 0.4 बॉल पर चौका लगाता है, छक्का लगाता है या आउट हुआ है, कितने रन आए थे। जबकि ये ग्राफ आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन देगा। ये ग्राफ क्या है, सतत ग्राफ है, ये असतत ग्राफ है। जो ये असतत चीजें होती है ना, इनको ही हम बोलते हैं क्वांटा। अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो क्वांटा क्या होता है, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, पार्ट होते हैं। जैसे प्रकाश भी जो होता है वो छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में आता है, उन बंडलों को क्या बोला गया है, क्वांटा बोला गया है। तो ये जो चीजें हैं ये है क्वांटा। अब इनका आवेश से क्या लेना देना है, आवेश से ऐसे लेना देना है कि जैसे ये मान लिया ये हमारा हो गया कोई परमाणु, ये नाभिक हो गया, ये परमाणु हो गया, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास 10 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन भी होंगे। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, जिसके पास तो बच गए 9 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन जो है अपने साथ आवेश लेकर आता है। आवेश का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलम। अब इसके पास से एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो
एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन को कितना आवेश आ गया? तो भाई ए के पास 1.6 था, दूसरा भी आएगा, वो भी कितना लेकर आएगा? 1.6। उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। अब इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकल कर आ गया, तो कितने हुए? 3 इलेक्ट्रॉन। कितना आवेश आ गया? 3 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। एक और आ गया तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हो गए, तो 4 गुणा 10 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। कहने का क्या मतलब है? जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों को गुणा किससे कर दो? जितने भी आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम से। अगर n इलेक्ट्रॉन आ गए, तो Ne और n गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम से गुणा कर दो। जितने ये n क्या हो गए? कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से हमें क्या करना होता है? गुणा करना होता है। तो वो बता देगा हमें कि कितना आवेश आया है या कितना आवेश गया है। तो Q बराबर हमारे पास सूत्र हो जाएगा n इलेक्ट्रॉनों की संख्या या आवेशों की संख्या? आवेशों की संख्या। आवेश कौन सा जाएगा? इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या हो गया? आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन निकल जाए, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। आएगा तो इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो पूर्ण गुणज के रूप में आएगा, तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 10 आएंगे या 1000 आएंगे या 10,000 आएंगे। जाएंगे तो ऐसे भी जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि 10,000 और आधा इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा नहीं होगा। तो ये यहाँ पर क्या है? ये 1.6 क्या है? क्वांटीकृत कर रहा है, सतत नहीं होकर। इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान है वो सतत नहीं होकर 1.6 के पूर्ण गुणज के रूप में हो रहा है। वही सीडीओ वाला हिसाब है यहाँ पर भी। जैसे ये सीढ़ियां बनाए हैं, पहले तो पहली सीढ़ी पर चढ़ेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। ऐसा नहीं हो सकता कि सीधा वो तीसरी पट्टी है तो सीधा हम चढ़ जाए। तो यहाँ पर ये सीढ़ियां टूटी हुई है तो वो क्वांटीकृत हो रखा है। तो यहाँ पर आवेशों का आदान प्रदान भी वो भी क्या है? क्वांटीकृत हो रखा है। सीधी सी बात है, समझने वाली बात है कि आधा, 1.5, 2.5 ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो 1, 2, 3 पूर्ण के रूप में जाएगा, और जितने भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे उनको E से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। E क्या है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। इसकी परिभाषा मैं लिख देता हूँ, तो वो आप नोट कर लीजिए। तो ये परिभाषा हो जाएगी कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। या तो ऐसे करें 16 गुण 16, 16 गुण 32, 16 73, तो वो 16 की टेबल याद होनी चाहिए। तो पूर्ण गुणज होता है। और न्यूनतम स्थानांतरण जो हो सकता है वो 1 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, न्यूनतम स्थानांतरण। तो आवेश के इस गुण को क्या कहते हैं? क्वांटीकरण कहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत आवेशों का जो गुणधर्म है। एक तो प्रश्न कंफर्म है कि किन्हीं दो विद्युत आवेशों के नाम लिखिए, 1 नंबर का प्रश्न आता है। और ज्यादा बड़े में है तो विद्युत आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं ये हमें समझाना पड़ता है, और इसके साथ एक न्यूमेरिकल आ जाता है। तो ये 1 से 2 नंबर का प्रश्न बन जाता है। इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा हमेशा। अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना, समझ में आया तो समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से बताना, फिर से एक और कोई वीडियो और अच्छे से अपलोड कर दिया जाएगा, या जो भी आपकी समस्या होगी उसका रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े, हम भी और ज़्यादा मेहनत करें, ताकि हमारा जो माइलस्टोन है 1000 सब्सक्राइब और 4000 घंटे का, वो भी हम जल्दी से अचीव करें। थैंक यू।